बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से डिजिटल लुटेरे दुनिया की सबसे कामयाब और लाजवाब चोरी करते हैं। जुमे का दिन प्रिंटर से सफ़े निकल रहे थे और बैंक से पैसा निकल रहा था। पैनिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। ढाका में डाका पड़ चुका है। 951 मिलियन डॉलर सरकारी बैंक को लूट लिया गया। ये चोरी स्टार्ट कैसे होती है? 2015 में चोर सेंट्रल बैंक की इमारत के अंदर मौजूद हैं। 35 ट्रांजैक्शन की गई, जिसमें से 5 कामयाब हो गई और 30 जो है वो रोक दी गई। बैंक है जर्मनी का, उसने ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया क्योंकि अब ये जो तीसरा मुल्क है फिलीपीन, यहाँ पर लूटे हुए तमाम के तमाम पैसे किस तरह से निकलते हैं? जहां इतनी प्लानिंग थी वहां आखिरी डॉलर को उस सेफ जोन तक पहुंचाने की भी पूरी तरीके से सोचा गया था। 5 करोड़ डॉलर उन्होंने 2 बड़े कैसीनो जो फिलीपीन के अंदर है उनको हैंड ओवर किए। बांग्लादेश क्या करता है, इसी बैंक के ऊपर केस कर देता है। ये ग्रुप जो है स्टेट ओन्ड है, तमाम सरकारी वसाइल और पुश्त पनाही के साथ ये काम कर रहा है। और ये कैसे मुल्क से ऑपरेट कर रहा है जो मुल्क खुद इन्हें आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। 11 मुल्कों की पुलिस हो जाए या 150 मुल्कों की पुलिस हो, सरपरस्ती में ये ग्रुप काम करता है। दोस्तों, आपने माजी में इस चैनल पर अमीर बिलाज केस से लेकर तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला, गोगी बट का पॉडकास्ट और इस तरह की बेशुमार क्राइम स्टोरीज देखी होंगी। लेकिन अब मेरा मिशन है कि इस चैनल पर मैं आपके लिए इंटरनेशनल स्टोरीज पर काम करूं। वाइट कॉलर क्राइम से लेकर दुनिया भर के जो स्कैम्स हैं उन पर बात की जाए। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक में होने वाली सबसे बड़ी चोरी, किस तरह से डिजिटल लुटेरों ने रातों रात बांग्लादेश के बैंक पर सबसे बड़ा डिजिटल डाका डाला। हैकर्स ने किस मुल्क में बैठ के बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक को लूटा, इन हैकर्स का किस मुल्क की हुकूमत से ताल्लुक था और इन हैकर्स ने किस तरह से बैंक से ये तमाम पैसे निकलवाए बिना किसी की नज़र में आए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानिए आज के इस पॉडकास्ट में उस्मान वराइद साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उस्मान भाई, 2016 में बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से डिजिटल लुटेरे दुनिया की सबसे कामयाब और लाजवाब चोरी करते हैं। आज के पॉडकास्ट में स्टेप बाय स्टेप ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चोरी किस तरह से प्लान की गई, कैसे एग्जीक्यूट हुई और ट्रेस कैसे होती है। ये पता कैसे चलता है इसका? ये पता चलता है 5 फरवरी को, जुमे का दिन है। सुबह के वक्त ज़ुबैर बिन हुदा जो कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर पोस्ट के ऊपर है, वो ढाका के अंदर 30 मंजिला इमारत जो सेंट्रल बैंक है उनका, उसकी 10वें फ्लोर के ऊपर जाते हैं। और वो जो एक रूम है वहाँ के ऊपर, उस डीलिंग रूम के अंदर जब जाते हैं, जहाँ पे 12 बाय 8 का जो एक छोटा सा शीशे वाला कमरा है, जिसके ऊपर जो है CCTV लगे हुए हैं और उसके अंदर एक स्विफ्ट कंप्यूटर पड़ा है, उसके साथ अटैच है एक प्रिंटर से देखते हैं कि कोई पेज नहीं निकल रहा। और वो कहते हैं शायद ये टेक्निकल ग्लिच है। और वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जो कि रूटीन का पैटर्न नहीं है, वो इस टेक्निकल ग्लिच की जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं कि इसको ज़रा ठीक करके देखें और फिर चले जाते हैं वापस, क्योंकि वो दिन होता है छुट्टी का। अच्छा। लेकिन वो सुबह 9 बजे आते हैं सिर्फ चेक करने के लिए। अली असल में पता चलता है उससे अगले दिन, जब वो दोबारा आते हैं कि क्या वो फिक्स हो गया। अगले दिन वो देखते हैं कि स्विफ्ट कंप्यूटर जो है वो भी काम नहीं कर रहा, उसका सॉफ्टवेयर। फिर वहाँ के ऊपर वो कुछ लोगों को लेके स्विफ्ट कंप्यूटर पे जाते हैं, उसे बूट अप करने की दोबारा से कोशिश करते हैं, उसको स्टार्ट करने की। लेकिन बार बार एक एरर आता है कि कोई फाइल मिसिंग है। और साथ में वो प्रिंटर को भी कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की। अब प्रिंटर से पेज निकल रहे हैं, लेकिन शुरू के पेज जो हैं वो ब्लैंक निकल रहे हैं, और जो बाद के पेज निकल रहे हैं उसके साथ साथ ईमेल्स और फैक्स भी आना शुरू हो गई हुई हैं। अब वो देखते हैं और पैनिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। ढाका में डाका पड़ चुका है और सरकारी बैंक को वहाँ के ऊपर लूट लिया गया। वहाँ से प्रिंटर से सफ़े निकल रहे थे और बैंक से पैसा निकल रहा था। और पैसा कोई चंद $100 की बात नहीं है, 951 मिलियन डॉलर जो कि निकाल लिए जाते हैं उस मुल्क के जो कि लो इनकम इकॉनमी है, और वहाँ पे हर 5वां बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे रहता है। एक ऐसे मुल्क के बैंक को हिट किया गया साइबर फौज की तरफ से। यहाँ पे एक ऐसा मुल्क अटैक कर रहा है एक छोटे कंट्री को, वो मुल्क जहाँ के ऊपर इंटरनेट नहीं है,
लेकिन वो डिजिटल दुनिया के बादशाह हैं, साइबर फौज है, और एक ऐसे मुल्क को अटैक कर रहे हैं जहाँ पे 50% लोगों का अपना बैंक अकाउंट नहीं। वो गरीब मुल्क की इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं। अब हम आगे जाके बात करेंगे, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, ये चोरी स्टार्ट कैसे होती है? ये चोरी स्टार्ट होती है 1 साल कबल 2015 में। 2015 में चोर सेंट्रल बैंक की इमारत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिजिकली नहीं। फिजिकली नहीं, वो साइबर स्पेस के अंदर ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि साथ साथ कॉफ़ी भी पी रहे हैं अली। और उनका जो असल वेपन है वो है उनका कीबोर्ड। जिस चोरी की हम बात कर रहे हैं उस चोरी के अंदर तिजोरी इमारत के अंदर नहीं है, तिजोरी कोड के अंदर है। और वहाँ के ऊपर वो पूरी साइबर फौज है, मैं बता रहा हूँ फौज है, 1700 हैकर जिनके साथ 5000 उनके ऑपरेटर, ट्रेनर और सपोर्टिंग स्टाफ है जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। सिर्फ 3 घंटे की ब्रेक है जो खाना खाने के लिए या शिफ्ट तब्दील करने के लिए होती है। 1 साल से वो क्रॉलिंग कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम, और फिर सिस्टम में एंटर कैसे हुए। देखें, ये कोई नॉर्मल बैंक नहीं है, ये बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक है, मरकज़ी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। उसके अंदर वो इंतहाई एवरेज तरीके से एंटर होते हैं। कैसे? वो एक ईमेल करते हैं जॉब के लिए जिस तरह हम सीवी ड्रॉप करते हैं, और वो तकरीबन तमाम बड़ी पोस्ट के लोगों को ईमेल करते हैं। उनमें से एक बंदा उस ईमेल के साथ अटैच जिप फाइल को क्लिक करता है, और फाइल के अंदर क्या होता है? और फाइल के अंदर होता है वो साइबर फौज का सबसे बड़ा हथियार, जिसके थ्रू ऐसा है जैसे वो दरवाज़ा ओपन कर देता है और पूरी फौज अंदर आ जाती है। अब वो देखता है कि अंदर तो डिटेल होती है अरसल की, लेकिन अरसल नाम का बंदा दुनिया में वजूद ही नहीं रखता। अब वो दरवाजे के अंदर आ चुके हैं, दरवाज़ा बंद। 1 साल तक वो वहाँ के ऊपर हर स्क्रीन को मॉनिटर कर रहे हैं और क्रॉलिंग कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इसी बांग्लादेश का जो स्विफ्ट सिस्टम, जिसको ब्रसल्स में सेंटर हेडक्वार्टर ने कहा है आप प्लीज़ सेपरेट रखें, बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट ना करें हैं, लेकिन वो $10 के स्विच नहीं होता जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्किंग, उसके थ्रू वो कनेक्ट करके बैठे हैं। तो इन्होंने उस फौज के लिए काम आसान कर दिया। वो पूरे का पूरा साइबर जो अपना क्राइम का एक ऑर्गेनाइज्ड विंग है, वो उसी स्विच के थ्रू हर कंप्यूटर से होता जाता था, और अली कंप्यूटर के पीछे अपने निशानात ख़त्म करता था। कोई वायरस नहीं छोड़ता था ताकि किसी तरीके का शाइबा ना हो कि अगर एक कंप्यूटर में वायरस आया तो ऑफ कोर्स फिर कंप्यूटर को जब क्लीनिंग करेंगे तो पता चलेगा बाकी। तो वो पूरे डिजिटल प्रिंट्स भी अपने, जिस तरह चोर मिटाता जाता है, वो मिटाते मिटाते स्विफ्ट सिस्टम के अंदर पहुंच के। अब देखने वालों के लिए, आम बंदा जिसको नहीं आइडिया, ये स्विफ्ट सिस्टम जो है ये होता क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है? अली, ये डिजिटल अपना सफ़ेर के अंदर तमाम दुनिया के तकरीबन 250 बैंक और मालियाती इदारे हैं, जिसमें 200 मुल्क जो है ना शामिल हैं। उनकी ये आपस के अंदर नेटवर्किंग है जो एनक्रिप्टेड है, ठीक है, भेजने वाले और वसूल करंदा के दरमियान। जैसे मैंने कहा कि ये 250 बैंक हैं, मालियाती इदारे जो ब्रसल्स में हेड क्वार्टर से जुड़े हुए हैं, और ये वो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसके अंदर तमाम दुनिया के बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, और सालाना 13 अरब ट्रांजैक्शंस होती हैं बग़ैर किसी गलती के, स्मूथली फैशन के अंदर है। दिन रात होती हैं 13 अरब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। और ये है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। अब ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, सिक्योर होते हैं, सिक्योर होता है, मुकम्मल सिक्योर होता है। मैंने बता रहा हूँ 13 अरब ट्रांजैक्शन होती हैं। दुनिया के और किसी हिस्से के अंदर कभी ये सिस्टम हैक हुआ बांग्लादेश के अलावा? इस तरह की हैकिंग दुनिया में स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर नहीं है। उसकी वजह क्या है? स्विफ्ट जो हेडक्वार्टर है उसने बांग्लादेश को पहले कहा है कि आप इसको सेपरेट रखें उसके साथ। अभी मैंने आपको बताया 12x8 के शीशे के कमरे के अंदर वो सिस्टम है, और 24/7 CCTV उसे देख रहे हैं। और जो बंदा भी उस डीलिंग रूम के अंदर जाएगा, वो जैसे ही क्लिक करेगा, करोड़ों डॉलर एक बर-ए-आज़म से दूसरे बर-ए-आज़म में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन चूंकि स्विच $10 का लगा हुआ है, उसके थ्रू वो साइबर विंग जो है सिस्टम का पार्ट बन गया हुआ है। मतलब आपने एक तरीके से ना सिर्फ ताला खुला रखा हुआ है, बल्कि आपने चौकीदार भी नहीं रखा हुआ। अब वो 1 साल से बैठे हुए हैं, सब्र के साथ है। वजह क्या? वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो दिन ढाका के लिए तो नॉर्मल डे था, लेकिन वो उस ग्रुप के लिए इंतहाई ख़ास दिन था, क्योंकि उस दिन से लेके अगले 4 दिन तक उन्होंने टाइम जोन को भी 1 साल पहले से मार्क किया हुआ है, और दिन भी। हम अपने नाजरीन को बता दें कि दिन था
जुमेरात रात 8:45, बैंक 5 बजे बंद हो चुका है, लोग जा चुके हैं। अगला दिन जुमा हफ्ता, बांग्लादेश में छुट्टी। और बैंक ने जहां से ट्रांजैक्शन जाली मंगवाई गई है वो है न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व। वहां पे छुट्टी कब होगी? सैटरडे संडे। और पैसा जा कहाँ रहा है? फिलिपीन में, मनीला में। वहाँ पे चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से लूनर डे मनाया जा रहा है, गोल्डन वीक जश्न हो रहा है, न्यू ईयर मनाया जा रहा है न्यू ईयर मनाया जा रहा है वहाँ पे। सिंगापुर में, ताइवान में, थाईलैंड के अंदर, चाइना में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। 5 दिन उन्होंने लॉक किए हैं ताकि कोई पैनिक हो के न्यूयॉर्क अप्लाई करे तो छुट्टी, न्यूयॉर्क से मनीला करे तो छुट्टी। और इन तकरीबन 110 घंटे के अंदर उन्होंने पूरे का पूरा स्मूथ ट्रांजिशन के साथ चीज़ें करनी, ये उनका प्लान था। अब ये जो डिजिटल लुटेरे बैठे हुए हैं, ये अपना पूरा ये जो एक मिशन है, जो पैसे निकालने हैं और बड़े स्मूथली इसको मूव करना है, ये एग्जीक्यूट कैसे करते हैं मिशन? इन्होंने एग्जीक्यूट, जिस तरह मैंने कहा कि पूरे साल का एक वेट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिस्टम को पूरी तरीके से समझने के बाद अंदाज़ा लगाया कि बांग्लादेश का सिस्टम एनालॉग सिस्टम था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर के थ्रू जो है पहले वो ट्रांजैक्शन करते थे, जिसके दौरान वो फैक्स भी भेजते थे वहाँ से, और फिर सारे का सारा हार्ड कॉपी में डाटा निकालते थे। 2009 में सिस्टम डिजिटल हो गया नए गवर्नर के आने से। लेकिन उस डिजिटल सिस्टम के अंदर उन्होंने एक चीज़ ज़रूर रखी कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, तकनीकी फ़नी ख़राबी आ सकती है, इसलिए जो ट्रांजैक्शन आ रही है हमारे सामने ईमेल के थ्रू, हम उसका प्रिंट ज़रूर निकालेंगे कन्फर्मेशन के लिए, फिजिकल रिकॉर्ड हो। और उसी रिकॉर्ड का प्रॉब्लम था इस साइबर फौज को कि किसी तरीके से अगर वो निकलेगा तो पता चल जाएगा जो हमने 35 ट्रांजैक्शंस का जाली ऑर्डर भेजा है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। वो हैक कर लेते हैं उसी प्रिंटर को और वहाँ से सारा मामला शुरू होता है। अब ज़ुबैर बिन खुदा देखते हैं कि प्रिंटर जो है वो काम नहीं कर रहा, वो सोचते हैं टेक्निकल ग्लिच है, वो छुट्टी पे चले जाते हैं। अगले दिन आके सुबह चेक करते हैं, छुट्टी का दिन होता है तो उस दिन बैंक में वैसे ही कोई अमला नहीं होता आईटी का, और उन्हें लगता है कि कोई नहीं, ये रूटीन का शायद मैटर है, टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं, तो वो इतना डीप नहीं सोचते मामले को लेके। अगले दिन जब आते हैं तो प्रिंटर का भी प्रॉब्लम है, लेकिन स्विफ्ट बैंक का, जैसे मैंने कहा कि वो पूरा सिस्टम जो है, उस मेन जो उनका सर्वर है वो कोलैप्स कर जाता है। उसको बूट अप करने में वो टाइम लगता है, लेकिन साथ ही उन्हें अंदाज़ा हो जाता है मामलात इससे ज़्यादा गंभीर हो चुके हुए हैं। वो क्या करते हैं, पैनिक होके ईमेल करते हैं, कहाँ पे? ईमेल और फैक्स न्यूयॉर्क में। लेकिन न्यूयॉर्क की तरफ से पहले से 3 जो हैं आप कह लें ईमेल आई होती हैं, और साथ में प्रिंटर से एक प्रिंट निकलता है जिसमें कहा जाता है कि आपने आज तक अपनी पूरी रकम 951, मतलब $95 करोड़ जो हमारे पास पड़ी थी, आपने कभी ट्रांजैक्शन 1-2 से ज़्यादा नहीं की, आपने सारी रकम ही निकालने की बात की है। और वो देख के परेशान हो जाते हैं कि हमने तो एक भी ईमेल इस तरह की नहीं की है, हमने तो जनरेट ही नहीं की, ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट है। वो ब्रसल्स में मैसेज करते हैं और ब्रसल्स को कहते हैं हेड क्वार्टर जो स्विफ्ट का, कि आप हमें इस हवाले से बताएं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप अपने सिस्टम को बूट करें और चेक करें पैसा कहाँ पे लैंड कर रहा है। अली, पैसा लैंड कर रहा था 3rd कंट्री में। अब वो तीसरा मुल्क जो है वो फिलिपीन है। तो बड़े सिस्टमैटिक ऑर्डर में बांग्लादेश की डकैती, न्यूयॉर्क के बैंक से बंगालियों का पैसा निकाल के फिलिपीन में भेजने के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है टाइम जोन के साथ 4 दिन मुसलसल छुट्टी। बांग्लादेश की 2 छुट्टियाँ, अमेरिका में 2 छुट्टियाँ, वीकेंड की बात कर रहे हैं हम, और उसके बाद मंडे की छुट्टी। तो 5 दिन का उन्होंने टाइम बाय किया कॉन्शियसली, ताकि पैसे के साथ साथ ना सिर्फ पैसा लैंड करे, बल्कि वो पैसा जुआ खानों में, कसिनोज में वाइट हो के लीगल पैसा बन के वहाँ से चौथे कंट्री चला जाए, जिसकी हम आगे बात करेंगे, जहाँ से ये पूरा ओरिजिनेट होता है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि 35 ट्रांजैक्शन की गई, जिसमें से 5 कामयाब हो गई और 30 जो है वो रोक दी गई। वो रुकी कैसे? मतलब कि सारे के सारा पैसा निकल सकता था। बांग्लादेश की किस्मत अच्छी थी कि 30 ट्रांजैक्शन जो हैं वो रुक गई। असल में डिजिटल दुनिया में मैं आपको बताऊं कि इंसान सबसे कमज़ोर कड़ी है, और जो सिक्योरिटी है डिजिटल सफ़ेयर के अंदर, ये समझें सम टाइम इत्तेफाक भी बन जाता है और साथ में आपकी सिक्योरिटी की भी गारंटी देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से हुआ कि एक स्पेलिंग की मिस्टेक, इन्होंने पूरे का पूरा समझें कि एक मिलिट्री जो है ना, वो उसका कोड जिस तरह ब्रेक करते हैं, इस तरीके से ये फिनोमेना है कि उन्होंने पूरे का पूरा ब्रेक किया उसे
जो कि मिलिट्री गार्ड एक तरह से सिक्योरिटी थी, लेकिन दूसरी तरफ प्राइमरी के स्कूल में बच्चे को अली पता होगा फाउंडेशन के स्पेलिंग क्या है। वो फाउंडेशन के स्पेलिंग में फाउंडेशन लिख दिया, FA लिख दिया, टाइपो हो गया। टाइपो कह लें आप या अंग्रेज़ी कह लें। वो कमज़ोर थी उस मुल्क के जो साइबर अपना विंग के लोग थे। और दूसरी चीज़ होगी एक लफ्ज़, वो था जुपिटर। प्रिंटर तो मैनेज हो गया लेकिन जुपिटर मैनेज नहीं हुआ। जुपिटर मनीला के अंदर वो एक सड़क है जिस सड़क की वजह से $850 मिलियन बंगालियों के बच के। उस सड़क का जो नाम है वो अमेरिकन सिस्टम ने रीड किया, क्योंकि ईरानी जो एक जहाज़ है उस पर पाबंदियां लगी हुई हैं आलमी, उसका नाम भी जुपिटर है। वो जैसे सिस्टम ने उसको रीड किया, उसने ऑटोमेटिकली जो है ट्रांजैक्शन को रोक लिया। और दूसरी तरफ वो फाउंडेशन थी, शालिका फाउंडेशन, श्रीलंका के अंदर है, एक खातून है, उसका नाम है परीरा। उनको लगा कि ये कानूनी तौर पे मुझे अतिया चैरिटी किसी ने किया $20 मिलियन, लेकिन जो डोट्शे अपना बैंक है जर्मनी का, उसने ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो उसने सिस्टम ने रीड कर लिया कि यहाँ के ऊपर फाउंडेशन के स्पेल चेक का मसला है। तो ये समझें कि वो स्पेलिंग जो है उसकी वजह से $20 मिलियन यहाँ से बच गए और $850 मिलियन वहाँ से बचे। लेकिन 101 मिलियन $10 करोड़ की ट्रांजैक्शन वहाँ के ऊपर हो चुकी हुई थी इन 35 अकाउंट के अंदर से। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी हद तक ट्रांजैक्शन हो के मनीला के अंदर लैंड कर चुके हैं पैसे। अब वो मनीला को राब्ता करते हैं कौन? बांग्लादेश के बैंक के गवर्नर। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, बांग्लादेश के बैंक के जो गवर्नर हैं वो गवर्नमेंट को एतमाद में नहीं लेते और किसी को बताते नहीं इस हवाले से। और वजह क्या है? उनके जो दोस्त हैं राकेश इस्ताना, वो कहते हैं कि जिनकी कंपनी है वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिक्स, वो कहते हैं मैं न्यूयॉर्क के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर था, मुझे कॉल आती है बैंक के गवर्नर की कि आप प्लीज़ आ जाएं, ये इस तरीके से इशू आ गया, क्राइसिस है। वो कहते हैं, मैंने कहा मेरे पास वीज़ा नहीं। वो कहते हैं आपका सारा बंदोबस्त कर दिया एम्बेसी ने, फ़्लाइट लें आ जाएं। वो कहते हैं मैं फ़्लाइट लेके पहुंचा तो मुझे पता चला ये तो मामला बहुत गंभीर है। अच्छा, मौके पर बचाया जा सकता था पैसे को? पैसे को बचाना जो है मौके से बहुत पहले बचाया जा सकता था, अगर मैंने कहा कि तकनीकी खामी से ज़्यादा जो शख्सी कमज़ोरी थी, जिसमें बैंक को बाकायदा वार्निंग दी गई थी कि जो सर्वर है, सेंट्रल सर्वर है स्विफ्ट बैंक का, उसको दूसरे सिस्टम से अलग रखें। तो वो एक आप कह लें कि बहुत बड़ा लूप होल था जिसकी वजह से। और याद रखें, जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रुप हमेशा ग्लोबल साउथ के अंदर इस तरह के छोटे छोटे कंट्रीज़ को, जिनका सिस्टम डिजिटली इतना सिक्योर नहीं होता, जिनके पास इतना ज़्यादा जो है आप कह लें कि वायरसेस को काउंटर करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं, और जिनके पास उस तरीके से इंटरनेशनल माहिरीन नहीं है, वो टीम नहीं होती, तो उनके लिए आसान हो जाता है। उन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए अटैक किया कि सबसे कमज़ोर बैंक, सबसे कमज़ोर बैंक था बांग्लादेश का, इसको हिट करना। और एक बैंक में इतने बड़े बैंक में हाथ डालने से करोड़ों डॉलर उनके हाथ में आ रहे थे, जो शायद उन्हें किसी आम बैंक में इस तरीके से नकब लगा के ना मिलते। वो दुनिया का इतना सोफिस्टिकेटेड ग्रुप है, 1700 लोग, 5000 उनके जिस तरह मैंने कहा कोलैबोरेटर्स हैं जो कि उनके साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। और 2 से 3 घंटे अमेरिका की जिस कंपनी साइबर सिक्योरिटी फर्म 5i ने इस चीज़ को नेविगेट किया, उन्होंने कहा इनका पैटर्न बड़ा सिमिलर है जो सोनी पिक्चर्स पे 2014 में अटैक हुआ, उसके बाद 2017 के अंदर रैंसमवेयर, इन्होंने 150 मुल्कों के 2 लाख कंप्यूटर्स, उनकी फाइल्स को क्या किया, लॉक किया, और उन्हें कहा $300 से $600 दो तब तुम अपनी फाइल ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। और वो $300 से $600 बिटकॉइंस की सूरत के अंदर हमें चाहिए। अच्छा, ये अक्सर जो है पाकिस्तान में भी, मेरे एक फ्रेंड है, उनके सिस्टम पर भी इस तरह का वायरस आया और सारा डाटा जो है वो लॉक हो गया। वो बिल्कुल ये पैटर्न वही, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो छोटे कंट्रीज़ के ना सिर्फ अटैक कर रहे हैं बैंकों को, बल्कि ख़तरा ये है वो मालियाती इदारों के अलावा, क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज के अलावा, बैंकिंग सिस्टम, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को हिट करने के बाद वो बिजली के निज़ाम को हिट कर सकते हैं। वो आप समझें कि न्यूक्लियर जो अपना किसी भी कंट्री का जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर जो है वो इंट्रूजन कर सकते हैं। आप सोचें, इसी ग्रुप ने 2019 के अंदर कोविड के अंदर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज थी उन्हें अटैक करना शुरू कर दिया, ताकि वो सारे का सारे जो हैं वो डीकोड करके वो सारे फार्मूलाज उनके मुल्क को मिल जाए और वो पहले बना लें। उसके अलावा उन्होंने नेशनल हेल्थ सिस्टम, बरतानिया का सबसे बड़ा जो सरकारी उनका सिस्टम है, उसको हिट किया, वहाँ के ऊपर ऑपरेशन कैंसिल हो गए, एमरजेंसी वार्ड्स के अंदर
कंप्यूटर लॉक कर दी उन्होंने साउथ कोरिया के अंदर ब्रॉडकास्टर्स के कंप्यूटर हैक कर लिए, उन्होंने बैंकिंग चैनल सीज कर दिए। ये आप समझें, उस दिन हम एप्स्टीन की बात कर रहे थे, ये उससे कम नहीं है, ये भी कीबोर्ड एक उनका असल वेपन है। उसके थ्रू हम आगे बताएंगे किस जगह के ऊपर बैठ के कॉफ़ी का मग पी रहे थे और साथ साथ पूरी दुनिया को शेक कर रहे थे। तो इस तरीके से बांग्लादेश पूरा हिल जाता है। और जो अस्ताना की कंपनी है, जैसे मैंने आपको कहा, वो कहती है ये हमारे से बियॉन्ड है काम जो किया गया, और इतना सोफिस्टिकेटेड। अगले दिन उनकी सारी इंटेलिजेंस फोर्सेस आ जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नर को उसके बाद नहीं देखा, उनसे रिज़ाइन ले लिया गया और उन्हें हटा दिया गया। तमाम टॉप टियर उनकी जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन आ जाती है और मनीला को रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट कि आप प्लीज़ इस पैसे की रिकवरी को मेक श्योर करें। और फ़िलिपीन क्या कहता है, अदालती ऑर्डर के बगैर हम कर नहीं सकते। और वो दिन कौन सा होता है, मंडे। अब ये जो तीसरा मुल्क है फ़िलिपीन, यहाँ पर लूटे हुए तमाम के तमाम पैसे किस तरह से निकलते हैं? वहाँ पे पैसा जब लैंड करता है उससे पहले उस जुपिटर जो रोड है उसके ऊपर एक बैंक है जिसका नाम है रिजाल कमर्शियल बैंकिंग कॉरपोरेशन। वहाँ के ऊपर 4 अकाउंट 1 साल पहले से जो है जाली बनाए जाते हैं, जिसमें जाली ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू 4 लोगों का नाम दिया जाता है। उनकी कंपनियां डिफरेंट हैं लेकिन तनख्वाहें और ओहदे सेम है, और $500 सिर्फ पड़ा होता है उस अकाउंट के अंदर। एक डोरमेंट अकाउंट है जो किसी काम का नहीं और काम कर भी नहीं रहा। लेकिन जैसा ही पैसे वहाँ के ऊपर लैंड करते हैं तो एक दूसरी कंपनी वहाँ के ऊपर ये है जो कि वहाँ के ऊपर रेमिटेंस की कंपनी है, और वो रेमिटेंस की कंपनी वहाँ से पैसा जो है वो निकलवाती है। याद रखें ये फैसिलिटेटर है जो बाद में अपनी फ़ीस जो है चार्ज करेंगे। उन्होंने पैसा निकाला और $50 मिलियन, तकरीबन $5 करोड़ उन्होंने कहाँ दिए, उन्होंने 2 बड़े कैसीनो जो फ़िलिपीन के अंदर हैं उनको हैंड ओवर किए। अब वहाँ के ऊपर जंकिट ऑपरेटिव, वो बंदे जो जवारी होते हैं जो मीटिंग अरेंज करवाते हैं, उन्होंने एक प्राइवेट कमरों के अंदर मीटिंग अरेंज करवाई और वहाँ से जो चिप्स हैं वो चिप्स जो है परचेज किए गए। कसिनो चिप्स हैं, कसिनो चिप्स के थ्रू वो सारी की सारी गैम्बलिंग की गई। उसके थ्रू जो पैसा जीता गया, याद रखें खेलने वाला भी, जीतने वाला भी और हारने वाला भी इसी ग्रुप का बंदा है। इसलिए नाजरीन के जहनों में अगर आए कि अगर उन्होंने जुआ खेला तो वो हार भी सकते थे, लेकिन जहाँ इतनी प्लानिंग थी वहाँ आखिरी डॉलर को उस सेफ जोन तक पहुँचाने की भी पूरे तरीके से सोचा गया था। पूरा एक फुल फ्लैज प्लान, उसमें सारा पैसा वाइट किया जाता है। और याद रखें वाइट से यहाँ मुराद ये है कि आपने वापस करने हैं चिप्स है, और जो पैसे जीते हुए हैं वो लेने हैं, जिसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है और वो कोई लीगल आपसे हो गया। पूछेगा। और बिल्कुल वो लीगल हो गया। और दूसरी बात है वो खुफिया है, प्राइवेसी। ये जंकिट ऑपरेटिव मैंने एक टर्म इस्तेमाल की है। ये ऐसे ही है जिस तरह से हम जाते हैं पासपोर्ट के दफ्तर, बाहर बैठे होते हैं ना, वो एजेंट्स हैं, ये भी एजेंट होते हैं। ये कहते हैं जो जुआ खेलना चाहता है, अगर उसे किसी तरह की परेशानी खौफ है, अमीर बंदा है, तो फैसिलिटेटर हम है। ये उनका वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ इवन जेट के अंदर उन्हें लेके आते हैं, उन्हें ठहराते हैं, होटल्स के अंदर है, उन्हें वीआईपी रूम देते हैं जहाँ पे वो गेम खेलते हैं, और कसिनो को गारंटी देते हैं कि ये बंदा हारने की सूरत में पैसे पे करेगा पूरे, और बल्कि उधार चिप्स भी देते हैं। यही जंकिट ऑपरेटिव। और इन्हीं में से एक बंदा था जिसका हम आगे जाके जिक्र करेंगे, किम वोंग। इसने पूरी मीटिंग वहाँ के ऊपर जो है वो अरेंज करवाई, और उसके बाद जो है वहाँ के ऊपर वो सारे का सारा मामला स्टार्ट होता है। और याद रखें एक दिन में पैसा नहीं वहाँ से वाइट होता, वो 3-4 दिन होता रहता है। लेकिन सारा प्रोसेस जो मैंने आपको कहा मनी लॉन्ड्रिंग के कावानीन के नीचे नहीं आता, कसिनो उससे हटके थे, इसीलिए फ़िलिपीन को वहाँ पर चुना गया। इधर एक सवाल है, फ़िलिपीन से कैश निकालने वाले जो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे फिजिकली, जिन्होंने कैश को मूव किया, वो कौन थे? वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा थे? वो इसी ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन वो कंपनी है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनका मरकज़ी किरदार था, उनका नाम था फिल रैम। वो मनी रेमिटेंस कंपनी है, और वो कंपनी कहती है हमें ऑर्डर आया था कि ये पैसा आया हुआ है, इसको आपने हार्ड मनी के अंदर ट्रांसफ़र कर देना, और हमारा रूटीन का काम है ये। उन्हें तो नहीं पता था कि ये हैकिंग के जरिए डाका डाला बाद हुआ में है। जो इंक्वायरी अली वहाँ के ऊपर की, वहाँ की सेनेट ने, जो वहाँ पे अपना हुकूमती इदारे थे, वो ये समझते थे कि इनका बहुत बड़ा उसके अंदर रोल है, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम तो फैसिलिटेटर थे, हमने तो अपनी फ़ीस चार्ज की है, बस हमने वहाँ से पैसा उठाया और कसिनो पहुँचा दिया जो हमें कहा गया था। अब पैसा इलीगली वहाँ पे स्टैश किया गया, जमा किया गया, हमें तो नहीं पता। तो वो जो हार्ड मनी था उन्होंने $5 करोड़ उधर दिया, और उसके बाद $31 मिलियन जो है, ठीक है, वो एक बंदा था जू वाइकिंग, उसको दिया गया, जो कि प्राइवेट जेट से वहाँ से मकाओ जाता है, और मकाओ चाइना
का वो इलाका है जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, उसी तरीके से जिस तरह हांगकांग है 60 किलोमीटर दूर, और उसे एशिया का लास वेगस कहते हैं। चाइना के अंदर जुआ जो है वो बैन है, तो सारे लोग मनीला आते हैं, या उनका वो समझें सेफ हेवन क्या है, वो मकाओ है। मकाओ के अंदर वो जेट से उड़ता है और उसके बाद उस सफ़र पे चला जाता है उन्हीं लोगों के पास जहाँ से ये सारी कहानी ओरिजिनेट होती है। अब मसला है $5 करोड़, $3 करोड़ तो चले गए जहाज़ में, जेट में। 2 अपना जो है कसिनोज, सोलाटर और मिडास, इसके अंदर $50 मिलियन वो वहाँ के ऊपर जाते हैं। वहाँ से वो, जैसे मैंने आपको कहा, पैसा वाइट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो लेके कौन आया, इस सारे मामलात को एक्सप्लोर करने के अंदर वहाँ की सेनेट जो गवर्नमेंट का इदारा है वो टाइम लेती है। उसके अंदर वो बंदा सामने आता है, किम वोंग। अब बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ फेडरल रिजर्व्स के साथ न्यूयॉर्क में भी केस लड़ रही हैं और वहाँ पे भी मौजूद हैं। इस बंदे के थ्रू सिर्फ उस रकम का $16 मिलियन हाथ आता है, और ओरिजिनल रकम का नहीं। इस बंदे के साथ जो है सेटलमेंट की जाती है, अगर तुम नहीं पैसे दोगे तो तुम्हें जनाब क्या कहते हैं, अदालत जो है वो ट्रायल करेगी, तुम्हारा जो है प्रोसिक्यूशन के अंदर तुम जाओगे फिर। लेकिन वो बंदा $16 मिलियन में डील करता है, ये वही जंकिट ऑपरेटिव है, ये बाहर निकल आता है, यही पैसे हिस्से आते हैं, इसके अलावा फूटी कोड़ी नहीं मिलती बांग्लादेश को। और माया वो खातून है जो बैंक की मैनेजर थी। बांग्लादेश क्या करता है, इसी बैंक के ऊपर केस कर देता है, और केस क्या करता है कि हमने जब पैसा लैंड करके निकलने वाला था, हमने इन्हें ईमेल की कि इसको रोक लें, लेकिन इन्होंने कहा कोर्ट को ऑर्डर चाहिए, और हमारी बात को इग्नोर किया, जबकि अकाउंट जाली थे, ड्राइविंग लाइसेंस चारों के जाली थे, और तनहाएं जो है और ओहदे वो सेम थे, जबकि कंपनियां थी, इन्होंने वेरीफाई नहीं किया। तो ये कंप्लिसिट है, ये भी कोलैबोरेटर है, मतलब ये भी इन हिस्सेदार माया है। जो है वो मिली हुई थी हैकर से। उन्होंने ये कहा कि माया मिली हुई थी, क्योंकि जाली अकाउंट का होना, जाली लाइसेंस का होना, और फिर ईमेल मिलने के बावजूद उसको इग्नोर करके पैसे को वहाँ से निकलने देना बताता है कि इसके अंदर ये सारे का सारा गैंग था। अब माया को सज़ा होती है वहाँ के ऊपर 8 साल कैद की सज़ा होती है। उसके बावजूद मैंने आपको कहा मैलाफाइड इंटेंशन जो है वो वहाँ पे विटनेस होती है, जिसकी वजह से फिलिपाइन का सेंट्रल बैंक उन्हें 1 अरब पीसो, जो कि लोकल करेंसी में 1 अरब रुपया जो है $1,70,00,000 बनता है, वो उन पे पेनल्टी डालता है, फाइन कर देते हैं। फिलिपीन की तारीख में सबसे बड़ी पेनल्टी बैंक को। लेकिन मसला इंटरेस्टिंग ये है यहाँ के ऊपर कि वो पैसा भी बांग्लादेश को नहीं मिलता, वो भी सेंट्रल बैंक के अंदर जमा होता है। अच्छा, तो उसके ऊपर भी बांग्लादेश जो है बड़ा एहतजाज करता है। अभी इस सारी प्रैक्टिस के अंदर ठीक है उनको नुकसान हुआ, हमें क्या मिला। इसके बाद अमेरिका की जो सेनेट है वो फैसला करती है कि जो फेडरल रिजर्व है वो 24/7 की हॉटलाइन कायम करे, ताकि दुनिया में अगर कहीं इस तरह का इंसिडेंट और आता है तो फ़ौरन उनसे रब्ता किया जाए, कम्युनिकेशन गैप ना हो। और दूसरी तरफ जो वो फिलिपीन है वो भी अपने तमाम कैसीनोस को जो है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लेके आता है कि अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा रकम आपके पास आ रही है तो आप पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद वो मामला आगे की तरफ परसू करेगा। लेकिन इस सारे मामले में जैसे मैंने कहा, कमज़ोर मुल्क, वो मुल्क जिसके वॉलेट में इतने पैसे नहीं, जिसके गरीब आवाम का पैसा है, 50% लोगों के पास उस ज़माने के अंदर बैंक अकाउंट नहीं था। ये तो अभी आके मोबाइल डिजिटल बैंकिंग के अंदर वो आगे में और हर बंदे की एक्सेस में है। इवन पाकिस्तान के अंदर ये 2024 की अपना डाटा है, वो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के पास जो है अकाउंट नहीं था 2024 के अंदर। ये अभी पिछले साल 16% से 64% हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जो है वो लोगों का अकाउंट बन गए हुए हैं, इजी पैसा और जैस कैश वॉलेट जो है वो बिल्कुल वो बन गए हुए हैं। और उसके अंदर भी डिजिटल डिवाइड की हम बात नहीं कर रहे अभी है। डिजिटल डिवाइड से मुराद है कि अर्बन सेंटर में कितने लोगों के पास है, गाँव देहात में क्या है। फिर जेंडर गैप की बात नहीं कर रहे। ख़वातीन पाकिस्तान में उस रिपोर्ट के मुताबिक 63% ख़वातीन कहती हैं कि उन्हें मोबाइल फ़ोन लेने के लिए अपने शोहर या अपने वालिदैन की इजाज़त की ज़रूरत होती है। उनका बैंक अकाउंट ही नहीं होता, बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंट। और बांग्लादेश के अंदर भी जो है सिचुएशन 2016 में बड़ी बदतर थी। और इंटरेस्टिंग बात, जब हम ये बात कर रहे हैं तब भी फरवरी का महीना है 2026, ठीक 10 साल पहले फरवरी के महीने के अंदर ही ये मामला हुआ, जो सदमा 1 दहाई पहले। और जो वो हिट करने वाले हैं उन्होंने इससे पहले एक मॉक जो है ना, समझें, ड्रिल की थी, जिसे ड्राई रन कहते हैं। और वो क्या थी, याद रखें, ये जो ग्रुप है ये नुकसान नहीं आपको पहुंचाना चाहता, बस आपके पैसे खुद लेना चाहता है। इनकी कमाई का जरिया ये है। जबकि दुनिया के अंदर जितने भी साइबर क्राइम के हवाले से बड़े बड़े ग्रुप थे वो जासूसी के लिए इस्तेमाल करते हैं,
वो तहरीबकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने जो भी उनकी स्किल्स हैं। लेकिन ये जो बैंक है इसने बांग्लादेश के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इनका एक ही पर्पस था कि इनकी जॉब थी ये काम करना। और उन्होंने 2014 के अंदर क्या किया, अमेरिका की सोनी पिक्चर्स हॉलीवुड में एक मूवी बनाते हैं जिसे रिलीज़ होना है 2014 में, 2013 में बनाई जाती है, और वो उस मुल्क के सदर के ख़िलाफ़ है जिस मुल्क के अंदर ये ग्रुप बैठ के ऑपरेट करता है। अब आपने इतना बता दिया, ग्रुप का भी बता दें कि ग्रुप कौन सा है, क्या किस तरह से काम करता है। ये ग्रुप जो है नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया का ग्रुप है, स्टेट ओन्ड है, तमाम सरकारी वसाइल और पुश्त पनाही के साथ ये काम कर रहा है। और ये कैसे मुल्क से ऑपरेट कर रहा है, जो मुल्क खुद इन्हें आशीर्वाद दे रहा है और इन्हें कोई दूर दूर तक जो है किसी भी तरीके से आप कह लें खौफ नहीं है कि अंडर ट्रायल आएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे। और ये ग्रुप ने, लजारस ग्रुप ने 2009 से काम स्टार्ट किया है। उससे 3 साल पहले 2006 में आलमी दुनिया, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका नॉर्थ कोरिया पे पाबंदी लगा देता है उनके एटमी धमाकों के बाद, उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके पूरे प्रोग्राम पे। और 3 साल बाद वो उसका कोड तलाश करते हैं, किसके थ्रू, लजारस के ग्रुप के थ्रू। लजारस का ग्रुप पिछले 18 साल के अंदर $2 बिलियन, एक रिपोर्ट के मुताबिक $2 अरब उसने फंड क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अपने एटमी मिसाइल की फंडिंग के लिए कलेक्ट करके प्योंगयांग की गवर्नमेंट को दिया, जो अगले कई साल तक उनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं और सारे मामलात को जो आप कह लें कि परसू करेगा आगे की तरफ है। मतलब उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो अपनी पूरे न्यूक्लियर वेपन्स को, लूटे हुए फंड्स हैं गरीब छोटे मुल्कों को, जिसके थ्रू वो जो है मामलात को आगे की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब अभी मैं आपको लिए बताऊं, पिछले साल ये बाइबिट एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसको उन्होंने हिट करके दुनिया की सबसे बड़ी डकैती की है लजारस ने, $1.5 बिलियन की। उन्होंने एक सप्लायर का जो वॉलेट है उसके अंदर इंट्रूजन की, और उसके बाद जो पैसे आ रहे थे तकरीबन 4 लाख जो हैं बिटकॉइंस जो हैं, वो वहाँ से उन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शन करके वो अपने अकाउंट में कर लिए। और $300 मिलियन उन्होंने वहाँ से हार्ड करेंसी में शिफ्ट कर ली हैं। अब पूरी दुनिया, पर्टिकुलरली अमेरिकाज के जो आप कह लें ये जो सिक्योरिटी साइबर से मुतालिक आला हुकाम है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं से दोबारा जो है ना वो पैसे जो उन्होंने बिटकॉइंस की सूरत में लिए हैं उनको कहीं से निकलवा ना सकें। लेकिन 20% रकम जो है वो वहाँ से निकलवा चुके हैं। 2009 के अंदर ये सामने आए, 2014 के अंदर अभी हम पूरी बात करेंगे सोनी पिक्चर्स में सामने आए, 2016 में सामने आए, 2017 में जैसे मैंने कहा इन्होंने रैंसमवेयर उसके थ्रू 150 मुल्कों को हिट किया। फिर जिस तरीके से इन्होंने NHS को हिट किया, इन्होंने कोविड के अंदर हिट किया। और लजारस का मतलब होता है, ये बाइबल से मुतल्लिक एक टर्म है कि एक ऐसा ग्रुप जो बार बार पैदा और सारी जिंदा होता है, सामने आता है मौत के बाद दोबारा। क्योंकि लजारस एक बाइबल के मुताबिक एक बंदा था जो कि मर गया था, उसे जीसस क्राइस्ट ने दोबारा से जिंदा किया था। तो लजारस जो है, चूंकि मैंने आपको कहा सरकारी सरपरस्ती है, इसलिए इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। 11 मुल्कों की पुलिस हो जाए या 150 मुल्कों की पुलिस हो, किम जंग उनकी सरपरस्ती में ये ग्रुप काम करता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है अली कि इन्हें हायर कैसे किया जाता है, इन्हें हंट कैसे किया जाता है। इनके मुल्क में तो नेट ही नहीं, ये किस तरह डिजिटल दुनिया के बादशाह। 11 साल की उम्र में स्कूलों के अंदर इन बच्चों को हंट किया जाता है, हु आर क्वाइट गुड एट मैथ या कंप्यूटर से मुतल्लिक उनकी दिलचस्पी दी जाती है, उनकी कोडिंग बिल्कुल। फिर यूनिवर्सिटीज़ तक लोगों को हंट किया जाता है, आर्मी में से लोगों को लिया जाता है, और लेने के बाद इन लोगों को चाइना डिस्पैच कर दिया जाता है। और वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ इनकी सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, आलीशान लग्जरी अपना फ्लैट्स के अंदर रहते हैं। लेकिन एक ही चीज़ इनसे वो जो है डिमांड की जाती है कि आपकी जहानत अब नॉर्थ कोरिया की मलकियत है, अब हम आपको इस्तेमाल करेंगे। तो समझें एक साइबर स्वेट शॉप्स की तरह इंसान के दिमाग को मशीन की तरह सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है, मिल किया जाता है। और चाइना की मर्जी के मुताबिक, चाइना की मर्जी के मुताबिक है। चाइना को जब जब अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने अप्रोच किया कि IP एड्रेस चाइना के हैं, तो चाइना ने कहा आपके सबूत नाकाफ़ी हैं। उसकी बड़ी रीज़न है कि चाइना की खामोश हमायत इसलिए ग्रुप्स को हासिल है क्योंकि ये ग्रुप सबसे ज़्यादा टारगेट किसे करते हैं, अमेरिका को और साउथ कोरिया को, जो कि दोनों के बेक वक्त दुश्मन है नॉर्थ कोरिया के। और नॉर्थ कोरिया अगर वेंटिलेशन ले रहा है, ब्रीदिंग स्पेस उसे मिल रही है, तो ऑफ कोर्स वो चाइना की वजह से मिल रही है।
तो इस तरीके से वो चाइना से बैठ के, जैसे मैंने कहा मकाओ लास वेगस है, वो पूरा ऑपरेट करते हैं और उनको ट्रेस करना, वो अनट्रेसेबल हो जाते हैं, एक चाइना और दूसरा नॉर्थ कोरिया। जैसे कि आप बता रहे थे कि सोनी पिक्चर्स जो है उन पर भी इन्होंने साइबर हमला किया, तो उससे क्या टारगेट अचीव किया इन्होंने? ये नॉर्थ कोरिया का एक ब्यूरो है, 121 ब्यूरो। वो जो है साइबर जो है वॉर उसको देखता है। याद रखें, ये आपने सुना होगा, हमारे नाजरीन भी इस टर्म से फेमिलियर होंगे, साइबर वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर है। ये सारी की सारी डिजिटल स्फेयर के अंदर ही है, जो एआई डेवलपर कभी करते हैं, आपको पता है, बॉट्स के थ्रू करते हैं, वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन करते हैं, वॉर के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक पर्पस के लिए, सर्वेलेंस के लिए करते हैं। अब ये सोनी पिक्चर्स के साथ क्या किया, याद रखें, ये ग्रुप जो है, मैंने आपको कहा इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी अपनी रियासत के साथ है, इसका कोई सीईओ नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये पूरी फौज है, ये जैसे पूरी की पूरी फौज प्रेसिडेंट के अंडर होती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर पूरी होती है। साइबर फौज है जिसको दहाइयों में तैयार किया गया। और उसके बाद इस फौज ने क्या किया कि सोनी पिक्चर्स को ईमेल भेजी कि आपने द इंटरव्यू मूवी, जिसके अंदर 2 अमेरिकी जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने दिखाए हैं कि हमारे जो उनका वो प्रेसिडेंट है उसको मारने के लिए आते हैं और उसमें उसका कत्ल दिखाया जाता है, ये तौहीन है, ये हमारे वकार और हमारे जो लीडर है उसके ख़िलाफ़ है, इसको रोकें, अदरवाइज़ जो है यू गॉट टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब होता क्या है कि वो उस धमकी को जो है वो बड़ा लाइट लेते हैं, तो वो ग्रुप 2015 में उसकी रिलीज से कबल अटैक करता है। अली, अटैक इतना सवेर होता है कि जो सोनी पिक्चर्स के मुलाजमीन हैं वो कार्ड स्वाइप करके अंदर भी नहीं जा सकते, और जो कॉफ़ी मशीन के ऊपर क्रेडिट कार्ड है वो स्टक हो जाता है। 6 दिन तक वो मशीन जो है इस काबिल नहीं रहती कि वो कॉफ़ी वहाँ से पी के कोई पेमेंट कर दे प्लास्टिक कैच से। उसके बाद वो तमाम ईमेल्स जो उनके बड़ों की होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर कंप्रोमाइज डाटा है, वो लीक कर देते हैं। वो तमाम डाटा जो कि मूवी से मुतल्लिक है, जो भी रिलीज़ नहीं हुई, उन्हें डाउनलोड वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं, इंटरनेट पर डाल देते हैं, पायरेटेड, और करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। उसमें से काफ़ी बड़ी रकम तो जो है वो इंश्योरेंस की वजह से उन्हें वापस मिल जाती है, लेकिन अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए उन्हें अच्छा खासा जो है वो धचका पहुंचता है। उसके बाद भी वो कहते हैं कि आपने ये मूवी रिलीज़ नहीं करनी, और थ्रेट करते हैं। ये ग्रुप चाइना से बैठ के या नॉर्थ कोरिया से बैठ के थ्रेट करता है उन लोगों को कि सिनेमा में गए तो जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ेगा, और हॉलीवुड फिल्म की जो आप कह लें प्रमोशन रोक देती है, सिवाय चंद एक इदारे, चंद एक जो वहाँ के आज़ाद सिनेमा है वो लगाते हैं मूवी, और उसके बाद सोशल मीडिया पे ऑनलाइन स्पेस के अंदर उसे रिलीज़ कर लिया जाता है। तो आप उनका थ्रेट चेक करें। और बाद में अमेरिका की 5i जो साइबर सिक्योरिटी की बड़ी फर्म कहती है कि अगर हम पैटर्न देखें तो हमें पता चलता है कि 2014 का जो अटैक है सोनी पिक्चर्स पे, वो ड्राई रन था, मतलब वो एक तरह का मॉक था बांग्लादेश पे अटैक करने के लिए। और जब वो अटैक लॉन्च कर चुके थे, वो उसी साल बांग्लादेश के बैंक के अंदर इंट्रूजन करने के लिए भी मुकम्मल तौर पे रेडी थे। तो मसला ये है कि क्या आने वाली दुनिया के अंदर हमारे पैसे जो हैं, पर्टिकुलरली गरीब मुल्कों के लोग, वो एतमाद कर पाएंगे अपने सेंट्रल बैंक पे कि वो वहाँ पे पैसे रखें? क्योंकि सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि उस तरीके से काउंटर करने के लिए हमारे पास उस तरीके का सेटअप नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश को नुकसान कितना हुआ? उसके तो सारे पैसे चले गए, एक आम बंगाली को कितना नुकसान? ऑफ कोर्स बांग्लादेश के लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास 8 करोड़ डॉलर जो हैं, वो लिक्विडिटी जो है उसके अंदर ऑफ कोर्स लोगों के स्टेक्स हैं, वो बांग्लादेशी अवाम का, नो डाउट। ये तो नहीं कि किसी ने खुद जाके उधर एक बंदे ने खा दिया, वो तो छोटे छोटे बैंकों में होंगे, लेकिन ये सारा पैसा जो रियासती पैसा है, ये भी तो अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। और याद रखें 2016 में इंडिया ने भी साइबर अटैक किया था। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे, और 28 दिसंबर को डॉक्टर यूनुस जो कि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि वहाँ पे एक तो तशद्दुद हो सकता है इलेक्शन में, दूसरा कोई दुश्मन मुल्क अक्रॉस दी बॉर्डर वहाँ पे साइबर स्पेस के अंदर इलेक्शन को सैबोटाज करने की डेलिब्रेट एफर्ट कर सकता है। 2016 में जो इंडिया ने साइबर अटैक किया था, उसमें क्या टारगेट अचीव किए? उसमें इंडिया ने क्या किया, असल में प्रॉब्लम थी, एशिया कप हो रहा था अली 7वां। उस एशिया कप के अंदर बांग्लादेश और इंडिया मध्य मुकाबल थे, फाइनल के अंदर है। अब एक तस्वीर वहाँ पे वायरल होती है, बांग्लादेश के जो आप कह लें कि बॉलर हैं, उनकी तस्वीर, उनके हाथ में एक सर होता है और वो होता है धोनी का, और वो ख़बर जो है वो तस्वीर वायरल हो जाती है इंटरनेट की स्पेस के अंदर।
और इंडियन हैकर अटैक कर देते हैं बांग्लादेश की सरकारी वेबसाइट्स को, और बांग्लादेश जो है उसे काउंटर करने की कोशिश करता है, तो वो काफ़ी हद तक जो है बांग्लादेश को डेंट डालने की कोशिश करते हैं। तो जो मैदान जंग के अंदर हो रहा था, ग्राउंड के ऊपर वॉर, वो डिजिटल स्पेस के अंदर भी स्टार्ट होगी। नो डाउट इंडिया वो जीत गया, लेकिन इससे एक मैसेज ज़रूर गया कि इंडियन हैकर्स जो हैं वो बांग्लादेश की मार्केट को और उनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं। ये मैं बात आज के दिन भी कह रहा हूँ, आज भी कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है इंडिया के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात। तब बेहतर थे तो ये हालात थे, तब हसीना वाजिद थी, अभी वहाँ पे तारिक रहमान की गवर्नमेंट है। तो इंडिया मेरे ख्याल में किसी तरह का ऐसा एडवेंचर करने से बाज नहीं आएगा। उसने हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंट्रूजन की, हमारे बल्कि नेशनल बैंक के अंदर इंट्रूजन की, उस लेवल की तो नहीं की, लेकिन उसने बड़ी कोशिश की है। कोशिश की, FIA की वेबसाइट हमारी हैक कर ली है। तो इससे कोई बाइद नहीं है कि इंडिया नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का थ्रेट पोज करता है बांग्लादेश को। अगर वो बॉर्डर के ऊपर उस तरीके से टारगेट नहीं करता तो वो उसी तरीके से उन्हें ब्लीड कर सकता है जिस तरह से वो अफ़गानिस्तान के थ्रू कोवर्ट ऑपरेशन करके हमें कर रहा है। तो मुझे लगता है बांग्लादेश इस हवाले से भी जो है उन्हें एक पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी मेमोरी में है $8 करोड़ अभी तक अली वापस नहीं मिला, और उनके केस लोग का जो क्या है बना? केस न्यूयॉर्क में अभी तक चल रहा है, और मनीला जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भी हमने तो उन्हें जुर्माना आयद कर दिया, माया को 8 साल कैद दे दी, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है उसने जश्न मनाया, क्योंकि सोमवार को मैंने आपको कहा लूनर ईयर था, गोल्डन वीक मनाया गया नॉर्थ कोरिया के अंदर। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसा कंट्री जिसे पूरी दुनिया ने आलमी अछूत बना के स्विफ्ट सिस्टम से बाहर फेंका हुआ है, और वो फिर क्या करता है, छोटे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को इस तरीके से हिट कर रहा है। और लजारस ग्रुप 2009 से लेके अभी तक आप कह लें कि उनको ना पकड़ा गया, उन्हें ट्रेस तो ज़रूर किया गया कि ये लोग हैं, ये तस्वीरें हैं, लेकिन जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, मेरे ख्याल में छोटे मुल्क जितने भी हैं साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया के अंदर, ये बड़े वल्नरेबल हैं इस हवाले से। एक ऐसी दुनिया में जब डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ जो है डिजिटल करेंसी के थ्रू हो रही है। बिटकॉइंस की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये 1.5 बिलियन की जो उन्होंने हिट किया है बिटकॉइन की जो एक्सचेंज है, अगर उसको नहीं रोक पा रहे तो लेट अलोन के हम जैसे छोटे कंट्रीज़ जो हैं वो उनके उस चीज़ से जो है वो सेफ जोन के अंदर है। तो मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर बड़ी कंप्रीहेंसिव जो है हर गवर्नमेंट को अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि ना चोर की शक्ल है, ना चोर फिज़िकली आपके पास आया है, ना कोई CCTV है, ना उसे पकड़ने के लिए। ये तो 5th जनरेशन का बदतरीन मॉडल है। ये ऐसे ही है जैसे 9/11 हुआ तो पता चला कि भाई किसने हमला किया, उन्होंने कहा किसी मुल्क ने नहीं किया, तो उन्होंने कहा ये कौन लोग थे, उन्होंने कहा ये फोर्थ जनरेशन वॉर है, इसके अंदर दुश्मन का फेस ही नहीं है। और दुश्मन कौन थे? अलकायदा। मुझे देखे ना, उनको हंट करना कितना मुश्किल था। वो तालिबान को हंट कर रहे हैं, कभी उसकी आर्ट लेके वो इराक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता रहा। अलकायदा अभी भी है। अच्छा, बांग्लादेश को जो इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, कोई सबक सीखा दुनिया ने इस चोरी के बाद? मेरे ख्याल में दुनिया ऑफ कोर्स जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड, उसने बहुत सबक सीखा। जो अमेरिका का सबसे बड़ा मालियाती, मैंने आपको बताया अभी, न्यूयॉर्क फेडरल बैंक रिजर्व, जिसमें 250 इंटरनेशनल जो मालियाती इदारों और बैंकों के अकाउंट्स हैं, उनकी स्टेटमेंट थी कि ये स्विफ्ट सिस्टम को जो एतमाद के हवाले से धचका पहुंचा है वो इर्रिपेरेबल और इर्रिवर्सिबल लॉस है। उसमें नो डाउट वेस्ट ने तो अपना सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है उसको मज़ीद स्ट्रिंजेंट किया, मज़ीद टाइट किया, लेकिन मुझे लगता है जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी का बड़ा मसला है। जैसे हमने पहले बात की कि वो इस तरीके से डिजिटल सफ़ेयर के अंदर अपने साइबर सिक्योरिटी को इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं कर सकते, और इतने ज़्यादा वो, मैंने कहा ना, माहिरीन की टीम नहीं रख सकते कि वो इस तरह के फ्यूचर के अटैक से बचें। और याद रखें, जिस तरीके का लजारस ग्रुप है उसका स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ चुका है। उसके मुकाबले में कभी कोई आया, किसी ने नॉर्थ कोरिया पर इस तरह का साइबर अटैक किया? नॉर्थ कोरिया पे तो नहीं किया, लेकिन कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, मतलब डिजिटल फुटप्रिंट उन्होंने लजारस के शो किए कि भाई सारा इल्ज़ाम उनके खाते में पड़ जाए। तो इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप हैं। हम अगली पॉडकास्ट में जो है वो बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो वॉर टोन कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट के अंदर है, लेकिन उस मुल्क ने अमेरिका की इकॉनमी को मुकम्मल तौर पे हिला के रख दिया। तो उससे अंदाज़ा होगा कि साइबर जो अपना वॉरफेयर है, ये अमेरिका जैसे मुल्क के लिए भी उतनी ख़तरनाक है जितनी किसी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के लिए।
दोस्तों आज के पॉडकास्ट में तो हमने दुनिया की सबसे कामयाब डिजिटल चोरी की बात की। अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें अभी कमेंट सेक्शन में बताएं।